Hello everyone, welcome back to the channel, and in today's video we will be covering the topic method of treatment of a class 12 psychology chapter 5 therapeutic approaches। तो पिछले वीडियो में हमने बिहेवियर थेरेपी की बात करी थी एंड वी टुक एन ओवरव्यू ऑफ बिहेवियर थेरेपी कि बिहेवियर थेरेपी के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो क्यों अराइज होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स और थॉट पैटर्न्स। और हमने ये भी देखा था कि कोई यूनिफाइड थ्योरी नहीं है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज सेट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड इंटरवेंशंस, राइट। यहाँ प्रेजेंट में हम सिर्फ क्लाइंट या इंडिविजुअल के थॉट्स या बिहेवियर पे फोकस करते हैं और पास्ट को सिर्फ हम उस बिहेवियर के ओरिजिन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं। पास्ट का कोई हम एक्टिवेट नहीं करते, कुछ रिलीव नहीं करते। तो स्पेसिफिक टेक्निक्स और इंटरवेंशंस है जिसके थ्रू यूनिफाइड थ्योरी नहीं है। और with the help of the symptoms which are present in the client और clinical diagnosis की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमें स्पेसिफिक टेक्निक या इंटरवेंशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में हम क्या बात कर रहे हैं कि जो क्लाइंट है जिसको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, तो इसको समझते हैं जैसे एक रूम है और इस रूम में यहाँ पे क्लाइंट है और ये थेरेपिस्ट है। तो क्या करेगा थेरेपिस्ट इसमें कि इस क्लाइंट का इंटरव्यू लेगा, ठीक है, इस क्लाइंट का इंटरव्यू लेगा टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या बिहेवियर है एंड ही विल डू अ बिहेवियरल एनालिसिस। तो बिहेवियरल एनालिसिस में क्या होगा, जो थेरेपिस्ट होगा ही इज गोइंग टू एग्जामिन द पर्सनस एक्शंस और इन एक्शंस के थ्रू द थेरेपिस्ट इज़ गोइंग टू ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या फेस की जा रही है। तो क्लाइंट जिसको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है और ये जो डिस्ट्रेस है इसका क्या विद द फिज़िकल सिम्टम्स, जो कि वो फिज़िकल सिम्टम्स जिसको हम किसी फिज़िकल डिजीज़ के साथ एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो उस क्लाइंट को थेरेपिस्ट क्या करेगा, इंटरव्यू करेगा टू एनालाइज द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द क्लाइंट, जिसको बिहेवियरल एनालिसिस भी बोलते हैं। टू एग्जामिन द एक्शंस ऑफ द पर्सन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है, एनालाइज द बिहेवियर पैटर्न्स। अब क्या होता है बिहेवियर एनालिसिस जो हम कंडक्ट कर रहे हैं इसका कॉज क्या, मतलब हम बिहेवियर एनालिसिस ऐसे टाइम पास के लिए कर रहे हैं नहीं। तो बिहेवियरल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है क्लाइंट में। वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें हैं माल फंक्शनिंग बिहेवियर, एंटीसीडेंट फैक्टर्स और मेंटेनिंग फैक्टर्स, ठीक है। बिहेवियरल एनालिसिस के थ्रू हम ये 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे, आप पता लगाएंगे क्यों करा हमने बिहेवियरल एनालिसिस, टू आइडेंटिफाई द और टू एनालाइज द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द पर्सन बाय एग्जामिनिंग द एक्शंस टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं उस क्लाइंट को जिसको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, जो फिजिकल सिम्टम्स शो कर रहे हैं। दीज फिजिकल सिम्टम्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू फिजिकल डिजीज़। तो इंटरव्यू हम कर रहे हैं फॉर बिहेवियरल एनालिसिस। और क्यों कर रहे हैं बिहेवियरल एनालिसिस, टू फाइंड दी माल फंक्शनिंग बिहेवियर्स, एंटीसीडेंट फैक्टर्स एंड मेंटेनिंग फैक्टर्स। अब माल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या होता है, माल फंक्शनिंग बिहेवियर वो बिहेवियर्स है जो कॉज करते हैं डिस्ट्रेस टू द क्लाइंट, मतलब मान लो मेरा ये क्लाइंट है, ठीक है, मेरा ये क्लाइंट है और ये मतलब तो हमें पता लगाना है कि इस क्लाइंट को किस एक्शन, किस बिहेवियर की वजह से डिस्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं स्मोकिंग का, ठीक है। तो स्मोकिंग एग्जाम्पल के थ्रू हम तीनों चीज़ों को समझेंगे। तो स्मोकिंग ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट को डिस्ट्रेस हो रहा है, क्लियर। तो माल फंक्शनिंग बिहेवियर वो बिहेवियर होगा जो कॉज कर रहा है डिस्ट्रेस टू द क्लाइंट। एंटीसीडेंट फैक्टर क्या होगा, एंटीसीडेंट फैक्टर वो कॉजेज़ होंगे, इट इज़ वी टॉकिंग अबाउट दोज कॉजेज़, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉजेज़ वर्ड का ध्यान रखना है, कॉजेज़ जो कि प्री डिस्पोज कर रहे हैं किसको, इस पर्सन को टू इंडल्ज इन दैट बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर, स्मोकिंग वाला, माल फंक्शनिंग बिहेवियर, ठीक है। तो ये 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कॉजेज़ और प्री डिस्पोज फॉर द एंटीसीडेंट फैक्टर्स, कि क्या वो कॉजेज़ हैं जो प्री डिस्पोज कर रहे हैं एक इंसान को इस माल फंक्शनिंग बिहेवियर को इंडल्ज करने में, ठीक है।
मेंटेनिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? मेंटेनिंग फैक्टर्स बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं विच लीड टू द परसिस्टेंस ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर। ये फॉल्टी बिहेवियर जो है ये अभी तक क्यों देखने को मिल रहा है हमें? अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था स्मोकिंग का, तो स्मोकिंग वो माल फंक्शन बिहेवियर है। अब एंटीसीडेंट फैक्टर क्या होगा? एंटीसीडेंट फैक्टर मतलब कि क्यों, मतलब मेरा जो क्लाइंट है उसने स्मोकिंग स्टार्ट करनी क्यों करी, क्या ऐसे कॉजेज़ थे, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसने मेरे क्लाइंट को प्री डिस्पोज किया इस बिहेवियर में इंडल्ज करने के लिए। हो सकता है कि वो पीयर प्रेशर हो सकता है कि वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, इसलिए उसने क्या किया हो, स्मोकिंग में इंडल्ज किया हो। तो क्या वो कॉजेज़ है जो प्री डिस्पोज करें इंडल्ज करने में। मेंटेनिंग फैक्टर क्या होगा? वो फैक्टर जो कि लीड करेंगे टू द परसिस्टेंस ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर। परसिस्टेंस कि क्यों अभी तक वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? रिलीफ। जब उसने स्मोक किया तो उसे इस एग्ज़ाम की एंग्जाइटी से, इस एग्ज़ाम के स्ट्रेस से उसे रिलीफ मिला, एंड दिस रिलीफ इज़ वॉट इज़ अ फैक्टर विच इज़ हेल्पिंग टू मेंटेन दिस माल फंक्शनिंग बिहेवियर। क्लियर? ये सारा, ये पूरी कहानी समझ आई। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? बिहेवियरल एनालिसिस कर रहे हैं टू फाइंड द माल फंक्शनिंग बिहेवियर, एंटीसीडेंट फैक्टर एंड मेंटेनिंग फैक्टर्स। क्लियर? माल फंक्शनिंग behaviors are those behavior which cause distress to the client. Antecedent factor are those causes which predispose the person to indulge in that behavior. Maintaining factors are those factors which lead to the persistence of the faulty behavior. अब नेक्स्ट क्या है? अब हमने जो है फॉल्टी बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर लिया जो मेरे को डिस्ट्रेस दे रहा है। स्मोकिंग क्या है? वो माल फंक्शनिंग बिहेवियर है, वो फॉल्टी बिहेवियर है जो क्या कर रहा है? डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है। उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको हमने पहचान लिया थ्रू बिहेवियरल एनालिसिस एंड इंटरव्यू। अब हम क्या करेंगे? अब हम वो ट्रीटमेंट पैकेज को चूज़ करेंगे कि मुझे कौन सा ट्रीटमेंट देना है अपने क्लाइंट को इस माल फंक्शनिंग बिहेवियर को एलिमिनेट करने में और सब्सटीट्यूट करने में विद द अडेप्टिव बिहेवियर। क्योंकि हमने बिहेवियर थेरेपी की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी थी उसमें क्या समझा था कि द सिम्टम्स प्रेजेंट एंड द क्लिनिकल डायग्नोसिस आर द गाइडिंग फैक्टर्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक टेक्निक और इंटरवेंशन। तो यही वो गाइडिंग फैक्टर्स के बारे में हमने बात करी। अब ट्रीटमेंट पैकेज में भी हम 3 चीज़ों को समझेंगे: एंटीसीडेंट ऑपरेशंस, कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस एंड एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस, जिसके थ्रू हम इस माल फंक्शनिंग बिहेवियर को किसमें, अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम एंटीसीडेंट ऑपरेशन को समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं बिहेवियर को, कंट्रोल करेंगे बिहेवियर को बाय चेंजिंग समथिंग। किस चीज़ को हम चेंज करेंगे? दैट प्रोसीड्स सच अ बिहेवियर, दैट प्रोसीड्स सच अ बिहेवियर। मतलब जैसे कि स्मोकिंग का यहाँ पे एग्जांपल है, तो वो इंसान स्मोक करने से पहले क्या काम कर रहा है, क्या बिहेवियर कर रहा है, हम उसको चेंज करेंगे तो वी विल बी एबल टू कंट्रोल दैट बिहेवियर ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, कंट्रोल करना बिहेवियर बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रोसीड्स सच अ बिहेवियर। कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि वी आर गोइंग टू चेंज समथिंग आफ्टर बिहेवियर, मतलब स्मोकिंग करने के बाद हम उस बिहेवियर को चेंज करेंगे टू एनकरेज और डिस्करेज इट। ठीक है, फिर आता है एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस। तो एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस के थ्रू बोला जा रहा है कि ये जो चेंज है दिस चेंज कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस तो वो होता है एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे विच इज़ इवन गिवन इन योर बुक। तो इसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो है टाइम पे डिनर नहीं करता, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विच इज़ कन्फ्रंटेड टू अस कि ही इज़ नॉट ईटिंग द डिनर प्रॉपर्ली। अब तो वो डिनर नहीं करता है ना, उसको डिनर खाने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मुझे बताओ एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन क्या होगा? एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन समझो क्या है? एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन इज दैट वी आर इंक्रीजिंग और वी आर डिक्रीजिंग द रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। तो इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना। तो अगर एक बच्चे को डिनर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये चीज़ कर सकते हैं कि डिनर करने से पहले उसका एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या है? टी टाइम स्नैक्स। तो जो टी टाइम स्नैक्स उसको हम कम कर दें। इससे क्या होगा? इससे उसकी भूख डिनर टाइम पे बढ़ जाएगी। तो जो रीइंफोर्सिंग वैल्यू होगी, डिनर जो फूड होगा डिनर पे वो बढ़ जाएगा। और जब खाना बच्चा खा लेगा तो हम कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन करेंगे, मतलब कि हम
उस बिहेवियर को एनकरेज करेंगे, क्योंकि भाई वो बच्चे ने खाना खा लिया ना, और वही तो हम चाहते थे। अगर उसने नहीं खाया होता तो हम उसको डिस्करेज करते। तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ फूड एट टी टाइम। कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन होगा कि दैट वी आर प्रेजिंग द चाइल्ड फॉर ईटिंग डिनर, जो कि फाइनली क्या एस्टैब्लिश कर देता है, द रिस्पॉन्स ऑफ ईटिंग डिनर। क्लियर। तो आई होप ये समझ में आ गया यहाँ तक कि एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या है, दैट वी आर कंट्रोलिंग द बिहेवियर बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रिसीड सच अ बिहेवियर। तो हमने खाना कम कर दिया टी टाइम पे, वी आर रिड्यूसिंग द फूड एट टी या इवनिंग टाइम या स्नैक्स टाइम्स में। एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन में क्या होगा कि हमने खाना कम करने से हंगर बढ़ाई, हमने खाना कम करने से हंगर इंक्रीज़ करी, जिसकी वजह से जो फूड की री इन्फोर्सिंग वैल्यू है वो बढ़ गई। एंड फाइनली क्योंकि बच्चे ने खाना खाया, सो वी आर चेंजिंग समथिंग आफ्टर द बिहेवियर टू एनकरेज और डिस्करेज इट। तो इससे हमने वो डिनर टाइम पे खाना खाने का ऑपरेशन इस्टेब्लिश कर लिया। फाइनली जो हमारा गोल था वो अचीव हो गया, वेयर वी हैव एलिमिनेटेड द फॉल्टी बिहेवियर एंड वी हैव सब्सटीट्यूटेड विद द अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न्स। ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, बिकॉज दैट इज़ इट फॉर द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वाला पार्ट ऑफ द बिहेवियर थेरेपी, जहाँ पर हमने माल फंक्शनिंग बिहेवियर की बात करी है, एंटीसीडेंट फैक्टर्स की बात करी है, मेंटेनिंग फैक्टर्स की बात करी है। वी टॉक्ड अबाउट एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट एंड एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस थ्रू विच वी आर एबल टू चेंज द बिहेवियर। ठीक है। और कैसे हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं फॉर बिहेवियरल एनालिसिस टू फाइंड द MB, which is malfunctioning behavior, AF antecedent factors and MF maintaining factors। ठीक है। तो यही था फॉर दिस वीडियो, बिकॉज अगले वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस टॉपिक। या सो विद दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कवरिंग बिहेवियरल टेक्निक्स। ठीक है। थैंक यू।